So hello everyone, myself Professor Saurabh Shah from Mumbai and I hope you guys are doing good. And I believe आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत प्रॉपरली बहुत स्मूथली चल रही है, राइट? सो मैं इस वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए अमेंडमेंट्स दोज आर अप्लीकेबल फॉर मई 2025 अटेम्प्ट। सीए इंटर के पेपर नंबर 2 लॉ में जो भी अमेंडमेंट्स मई 2025 अटेम्प्ट के लिए अप्लीकेबल वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो में सारे तरह के अमेंडमेंट्स कवर किए मैंने, कुछ जनरल अमेंडमेंट्स एंड कुछ सीक्रेट अमेंडमेंट्स। सर ये सीक्रेट अमेंडमेंट्स क्या होता है? देखो क्या होता है, आईसीएआई हर अटेम्प्ट में थ्रू आरटीपी या फिर आजकल डायरेक्टली अमेंडमेंट बोल के कुछ जनरल अमेंडमेंट्स रिलीज करता है, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, राइट? बट कुछ अमेंडमेंट सीक्रेट होते हैं। क्या होता है, लेट्स अभी अगर मैं बात करूं तो जनवरी 25 और मई 25 अटेम्प्ट के बीच में आईसीआई ने न्यू मॉड्यूल रिलीज किए, राइट? तो जब नया मॉड्यूल रिलीज होता है तो पुराने मॉड्यूल से पुराने अटेम्प्ट में से शायद कुछ कंटेंट रिमूव हो जाए, शायद कुछ कंटेंट ऐड हो जाए, राइट? मैं बता दूं आपके सिलेबस में दोनों चीजें हुई है, रिमूव भी हुआ है, ऐड भी हुआ है, राइट? सो इस तरह की चीजों को हम सीक्रेट अमेंडमेंट बोलते हैं। इस वीडियो में हम दोनों तरह के अमेंडमेंट डिस्कस करने वाले हैं। ये अमेंडमेंट के जो नोट्स है ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब आपके पास अगर मेरी बुक है तो आप मेरी बुक कोई भी एडिशन हो वो बुक लेके बैठ जाइए, उससे हम अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। और अगर आपके पास मेरी बुक नहीं तो जिस भी बुक से आपने रेफर किया, जिस भी बुक से आपने पढ़ाई की वो बुक आप लेके बैठ सकते हो, राइट? इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो देखते समय आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ये अमेंडमेंट नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास, और अगर प्रिंटर आपके पास हो तो आप बेटर रहेगा प्रिंट करा के रख लीजिए, करेक्ट? चलो अब इस वीडियो में पूरे नोट्स जो यूज किए गए उस पर मैंने 3 कलर कोड यूज किया, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ब्लू उस कंटेंट के लिए जो कि जो ओल्ड था वही न्यू है, कोई चेंजेस नहीं आया है। ग्रीन उनके लिए जो एंटायरली न्यू आए हैं, और रेड उनके लिए जो पुराना वाला कंटेंट रिमूव हो गया है, करेक्ट? चलो बिफोर आई स्टार्ट, आप चाहो तो मेरे से किसी भी चैनल्स पे कनेक्ट हो सकते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। टेलीग्राम तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा नोट्स के लिए, राइट? इनमें से आप कहीं पे भी अपने साथ कनेक्ट हो सकते हो। चलो सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द अमेंडमेंट्स। सबसे पहला अमेंडमेंट है चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में सेक्शन नंबर 23। अब देखो मैंने नोट्स को 3 पार्ट में इस तरीके से प्रेजेंट किया है। सबसे पहले सेक्शन नंबर, ओल्ड प्रोविजन एंड अमेंडेड प्रोविजन, राइट? कि सेक्शन नंबर कौन सा है, उसका पहले प्रोविजन क्या था और अभी चेंज होने के बाद क्या प्रोविजन है। और इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बुक का पेज नंबर भी बताया है कि ये सेक्शन बुक में किस पेज नंबर में। अब ये पेज नंबर मैंने लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग बताया है। अगर आपके पास लेटेस्ट वाली एडिशन नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, आप इस पेज नंबर के आसपास, जैसे पेज सेक्शन 23 पेज 44 लिखा है मैंने, तो इसके आसपास जाओ, एक पेज आगे पीछे आपको कंटेंट मिल जाएगा, करेक्ट? चलो एनीवे, सो सेक्शन 23 वी नो क्या बोलता था। सेक्शन 23 डील करता था विद इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, एंड 22 में 2 पार्ट था, 23(1) और 23(2). 23(1) बोलता था कि पब्लिक कंपनी 4 तरीके से सिक्योरिटी इशू कर सकती है, प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस और राइट। वेयर एज प्राइवेट कंपनी 3 तरीके से सिक्योरिटी इशू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस और राइट, करेक्ट? पहले ये प्रोविजन यहीं तक हुआ करता था, बट नाउ देयर इज एन अमेंडमेंट कि 23(1) और 23(2) के बाद ये प्रोविजन ऐड हो जाएगा। कौन सा? 23(3) एंड 23(4), ये 2 प्रोविजन ऐड हो जाएंगे। सो देखिए 23(3) क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब सच क्लास ऑफ कंपनीज। कुछ कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेंगी, ये कंपनीज अपने सिक्योरिटीज लिस्ट करा सकेंगी किसी फॉरेन ज्यूरिस्डिक्शन में। सर मतलब क्या इसका समझो, इंडिया की एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अभी अगर उन्हें अपने शेयर्स लिस्ट करने तो उन्हें इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे ही लिस्ट कर सकते हैं वो। अगर उन्हें फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स लिस्ट करने तो क्या करना पड़ेगा, तो सर वहां जाके उन्हें एडीआर जीडीआर इशू करना पड़ेगा, राइट? बट अब एक ऑप्शन मिला है कि अगर कोई इंडियन कंपनी चाहे तो फॉरेन ज्यूरिस्डिक्शन में जाके अपने शेयर्स को लिस्ट
करवा सकता है। बस ध्यान रखना, इंडियन कंपनी कौन सी होनी चाहिए? इंडियन कंपनी होनी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड वाली, और फॉरेन जुरिस्डिक्शन भी होना चाहिए प्रिस्क्राइब्ड वाला। सर एज ऑफ नाउ किसी जुरिस्डिक्शन को प्रिस्क्राइब किया क्या? यस किया है ना। गवर्नमेंट ने बोला है कि जो हमारा स्पेसिफाइड आईएफएससी सेंटर है उसे हम मानेंगे प्रिस्क्राइब्ड फॉरेन जुरिस्डिक्शन। स्पेसिफाइड आईएफएससी सेंटर, वी ऑल नो कि इंडिया में गवर्नमेंट ने अभी एक ही चीज को स्पेसिफाइड आईएफएससी सेंटर बोला है, दैट इज गिफ्ट सिटी। ओनली गिफ्ट सिटी इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज स्पेसिफाइड आईएफएससी सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर सिर्फ किसको माना गया अभी तक? गिफ्ट को, राइट। सो लॉ बोलता है कि अगर आप चाहो तो आप अपने कंपनी की सिक्योरिटीज गिफ्ट सिटी में जाके लिस्ट करा सकते हो। उससे क्या माना जाएगा कि आपकी सिक्योरिटीज एक फॉरेन जुरिस्डिक्शन में रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, राइट। अब मेरी बात ध्यान सुनना। बट लेट्स से रिलायंस ने अपनी सिक्योरिटीज गिफ्ट सिटी पे जाके रजिस्टर करवा ली, लिस्ट करवा ली। क्या जस्ट बिकॉज एक कंपनी ने फॉरेन जुरिस्डिक्शन में स्पेसिफाइड आईएफएससी में अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट करी तो क्या हम उसे लिस्टेड कंपनी बोलेंगे? द आंसर इज नो। लिस्टेड कंपनी बनने के लिए तुम्हें अपनी सिक्योरिटीज इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करानी पड़ेगी, राइट। अगर तुम अपनी सिक्योरिटीज फॉरेन के एक्सचेंज पे जाके लिस्ट कराते हो उससे आप लिस्टेड कंपनी नहीं बनोगे। बट यहाँ पे अंडर सबसेक्शन 3 एक पावर दिया गया कंपनी को चाहिए तो अपने सिक्योरिटीज को आप फॉरेन जुरिस्डिक्शन में भी रजिस्टर या लिस्ट करवा सकते हो, करेक्ट। उसके बाद एक एग्जामिशन दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगा एनी कंपनी को जिसको चैप्टर 3 के प्रोविजन, चैप्टर 4 के प्रोविजन यानी प्रोस्पेक्टस के प्रोविजन, शेयर कैपिटल के प्रोविजन, सेक्शन 89 यानी बेनिफिशियल ओनरशिप, सेक्शन 90 यानी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप, या फिर सेक्शन 127 के प्रोविजंस फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। यानी कि कुछ कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देगा फ्रॉम फॉलोइंग प्रोविजन रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस और शेयर कैपिटल। बाकी सारी चीजें 89, 90, 127 उसी तरह की चीजें तो आ गई, करेक्ट। सो ये था हमारा पहला अमेंडमेंट इन सेक्शन नंबर 23। फटाफट रिकॉल करते हैं, फटाफट देखिए, सबका ध्यान इधर सुनिए। सेक्शन 23 में क्या अमेंडमेंट आया? सेक्शन 23 में दो सबसेक्शंस ऐड हुए, सबसेक्शन नंबर 3 और सबसेक्शन नंबर 4। सबसेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस कंपनी कैटेगरी की कंपनी को प्रिस्क्राइब करेगा और जिस फॉरेन जुरिस्डिक्शन को प्रिस्क्राइब करेगा वो प्रिस्क्राइब्ड कंपनी उस फॉरेन जुरिस्डिक्शन में अपना सिक्योरिटीज डायरेक्टली लिस्ट करवा सकेंगी। यानी अगर लेट्स से अमेरिका को नोटिफाई कर दिया कि अमेरिका हमारा प्रिस्क्राइब्ड जुरिस्डिक्शन है तो इंडियन कंपनी डायरेक्टली अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स भी लिस्ट करवा सकती है। पर एज ऑफ नाउ हमने फॉरेन जुरिस्डिक्शन में सिर्फ किसको नोटिफाई किया है? हमने सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट सिटी को नोटिफाई किया है। उसके बाद फोर्थ सबसेक्शन क्या बोलता है? फोर्थ सबसेक्शन बोलता है कि कंपनी को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर प्रोविजन प्रोस्पेक्टस और शेयर कैपिटल से रिलेटेड फॉलो नहीं करना है। उस सिचुएशन में क्या होगा? कंपनी वो प्रोविजंस फॉलो नहीं करेगी, राइट। चलो सो अभी नेक्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं। सेक्शन नंबर 24, ये आपके बुक में नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज सीक्रेट अमेंडमेंट। ये पहले बुक में नहीं हुआ करता, पहले सिलेबस में नहीं हुआ करता था, पर अभी सिलेबस में आ गया है। ये बड़ी सिंपल सी बात बोलता है। देखिए सेक्शन 24 क्या बोलता है कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, तो उससे रिलेटेड उसके शेयर्स के इशू, उसके सिक्योरिटीज के ट्रांसफर, उसके नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बेसिकली सिक्योरिटीज रिलेटेड मैटर्स। सिक्योरिटीज रिलेटेड मैटर्स को गवर्न कौन करेगा लिस्टेड कंपनी के केस में? सेक्शन 24 बोलता है कि सेबी करेगा। और अगर अनलिस्टेड कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है तो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर को कौन गवर्न करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, राइट। बस यही बात दी हुई है सेक्शन 24 में। देख लो, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन Chapter 4 and Section 127 shall, in so far as they relate to issue and transfer of securities and non-payment of dividend, dividend की पेमेंट रिगार्डिंग और सिक्योरिटीज के इशू और ट्रांसफर रिगार्डिंग कौन गवर्न करेगा? या तो लिस्टेड कंपनी हो या ऐसी कंपनी जो लिस्टेड होने वाली हो, इनको कौन गवर्न करेगा? सेबी गवर्न करेगा। सेबी विल मेक रेगुलेशन ऑन दिस बिहाफ, राइट। और अदर केस में क्या होगा? बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
अभी क्लियर? सिंपल सा सेक्शन है 24। उसके बाद एक नया सेक्शन आया, सेक्शन नंबर 33। नाउ ये भी बुक में नहीं था बिकॉज ये सेक्शन नया ऐड हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बड़ी सिंपल सी और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली गई है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई भी कंपनी कोई प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है, राइट, स्पेशली अगर आप अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, सो no form of application for purchase of any of the securities of the company shall be issued unless such form is accompanied by an abridged prospectus। कंपनी अगर abridged prospectus इशू कर रहा है, इसके साथ शेयर एप्लीकेशन अटैच होना चाहिए। बिना एप्लीकेशन के आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। यानी अगर मुझे पब्लिक को शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन देना है ताकि पब्लिक एप्लीकेशन में पैसा दे, फिर उन्हें मैं शेयर अलॉटमेंट करूं, शेयर फाइनल कॉल मंगाऊं, राइट। सो अगर मेरे को चाहिए कि मैं पब्लिक से पैसा रेज करूं तो मुझे पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के साथ एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जिस एप्लीकेशन डिटेल्स फिल करके पब्लिक मुझे पैसे दे, राइट। नाउ provided that nothing in this subsection shall apply if it is shown that the form of application was issued। अगर ये दो तरीके के लिए, इन दो सिचुएशन के लिए फॉर्म इशू हुआ है तो बिना प्रोस्पेक्टस के फॉर्म इशू हुआ है तो भी चलेगा। अदरवाइज हमने क्या बोला, आप बिना प्रोस्पेक्टस के डायरेक्टली फॉर्म इशू नहीं कर सकते। एटलीस्ट अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस तो आपके एप्लीकेशन के साथ होना ही चाहिए। अरे अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस याद है ना, वो समराइज प्रोस्पेक्टस, राइट। अभी देखो दो सिचुएशन पे हमने बोला एप्लीकेशन के बिना प्रोस्पेक्टस इशू हो जाएगा। सबसे पहला, अगर कोई अंडरराइटर को हम एप्लीकेशंस दे रहे हैं, उसे बार बार प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत है, उससे हम खाली एप्लीकेशन दे देंगे, खाली प्रोस्पेक्टस दे देंगे, राइट, अंडरराइटर्स को, पक्का। या फिर कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसको आपने प्राइवेटली प्लेस किया है, यानी जिसको आपने पब्लिक एट लार्ज को सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, इन दो सिक्योरिटीज को क्या कर सकते हो, इन दो सिक्योरिटीज को आप बिना प्रोस्पेक्टस के डायरेक्टली शेयर एप्लीकेशन दे सकते हो। अभी क्लियर? नाउ बट ध्यान रखना इन सिचुएशन में जहां पे तुमने प्रोस्पेक्टस नहीं दिया, ध्यान रखना इन सिचुएशन में अगर कोई पर्सन पर्टिकुलरली डिमांड करे प्रोस्पेक्टस का, तो तुम्हें उसे एक कॉपी देनी पड़ेगी ऑन रिक्वेस्ट बीइंग मेड बाय एनी पर्सन बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर बी फर्निश्ड टू हिम। तुमने क्या किया, डायरेक्टली एप्लीकेशन पकड़ा दिया अंडरराइटर के थ्रू, राइट, बट मुझे डिटेल में प्रोस्पेक्टस पढ़ना है। तुमने अंडरराइटर को 10 पीस प्रोस्पेक्टस दिया और 100 पीस एप्लीकेशन दे दिया कि सबको एप्लीकेशन बांट, जिसको पैसा लगाना होगा एप्लीकेशन फिल करके पैसा कंपनी को प्रोवाइड कर देगा, राइट। अब मुझे कंपनी में पैसा तो लगाना है, मुझे एप्लीकेशन में पैसा देना है, बट मुझे पहले प्रोस्पेक्टस देखना है कि प्रोस्पेक्टस में क्या है कंपनी के बारे में। सो मैं अगर स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करूंगा तो तुम्हें मुझे प्रोस्पेक्टस का कॉपी देना पड़ेगा। क्लियर है? और कंपनी ने अगर यहाँ पे कोई भी डिफॉल्ट किया तो कंपनी के ऊपर 50,000 रुपीज का फ्लैट पेनल्टी लगेगा पर डिफॉल्ट, पर डे नहीं है, पर डिफॉल्ट है, हर डिफॉल्ट पे 50,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा। क्लियर है? ये था हमारा सेक्शन नंबर 33। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल सेक्शन आया, सेक्शन नंबर 38। ये भी आपको बुक में नहीं मिलेगा बिकॉज ये पहले आपके सिलेबस में नहीं था, राइट। देखिए ये क्या बोला गया है कि अगर कोई पर्सन शेयर्स के लिए अप्लाई करता है इन एनी फिक्टिशियस नेम, एक मेरा नाम सौरभ है, मैंने ऐसे कोई नाम मोहित नाम पे अप्लाई कर दिया शेयर, करेक्ट, मैं किसी फिक्टिशियस नेम पे किया ताकि मेरे को शेयर्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाए। मैंने एक एप्लीकेशन शेयर का मेरे नाम पे किया आईपीओ में, दूसरा एप्लीकेशन मोहित के नाम पे किया, पक्का। नेक्स्ट इज, अगर आपने फिक्टिशियस नाम के जगह, फिक्टिशियस नाम पे तो नहीं किया, पर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन किए टू द कंपनी इन डिफरेंट नेम और इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम, कि सर मैंने सौरभ छाजेड़ नाम से एक एप्लीकेशन किया, दूसरा एप्लीकेशन छाजेड़ सौरभ नाम से कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या माना जाएगा, इस सिचुएशन में कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो लॉ में अलाउड नहीं है। सबसे पहले क्या, फिक्टिशियस नाम पे, कोई भी फेक नाम पे या एप्लीकेशन देना अलाउड नहीं है, मल्टीपल नाम पे एप्लीकेशन देना अलाउड नहीं है, पक्का।
otherwise induce directly or indirectly a company to allot or register any transfer of security to him or to any other person in a fictitious name. या फिर मैं तो जेन्युइन हूं बट मैं कंपनी को फोर्स कर रहा हूं तुम ये सारे शेयर्स मेरे नाम पे नहीं मोहित के नाम पे रजिस्टर करो, यानी किसी फिक्टिशियस नेम या किसी और पर्सन के नाम पे हम जबरदस्ती शेयर्स को अलॉट करवाना चाहते हैं, राइट। इन सिचुएशन में जब तुमने शेयर का एप्लीकेशन में फिक्टिशियस नाम से लिया है, पैसा देकर एप्लीकेशन लिया है, या फिर तुमने किसी मल्टीपल नाम से लिया है, 2 एप्लीकेशन लगा दिया, या फिर सरनेम या नेम के कॉम्बिनेशन को चेंज करके लगा दिया, राइट। इन सिचुएशन में ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल बी लाइबल फॉर सेक्शन नंबर 447, पेनल्टी अंडर 447 यहां पे लगेगी। क्लियर है? नाउ देखो, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 यानी जो ऊपर हमने डिस्कस किया, shall be prominently reproduced in every prospectus issued by the company and in every form of application for securities। सर ये इंफॉर्मेशन एक बार अगर किसी ने फिक्टिशियस नाम से अप्लाई किया, आपने उसके ऊपर पेनल्टी लगाई, इसको आप डिस्क्लोज भी करोगे इन एवरी कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस। याद करो, प्रोस्पेक्टस कंपनी का बेस्ट फ्रेंड, उसे कंपनी का पास्ट, कंपनी का प्रेजेंट, कंपनी का फ्यूचर तीनों जानना है, राइट। तो जब उसे कंपनी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जानना है तो उसे ये बात भी बतानी पड़ेगी। आगे देखते हैं। देखो, अगर किसी पर्सन के शेयर्स के ऊपर गवर्नमेंट को डाउट लग रहा है कि यार ये शेयर्स, गवर्नमेंट को डाउट लग रहा है कि ये शेयर नंबर 10 और 11 है तो मिस्टर एक्स के पास, पर हमें डाउट लग रहा है शायद मिस्टर एक्स प्रॉपर ओनर नहीं है, ट्रू ओनर नहीं है, कुछ तो फिक्टिशियस नाम बता के, कुछ तो गलत नाम बता के उसने हमसे ये शेयर्स ले लिया था। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, याद करो, गवर्नमेंट इन शेयर्स को, वैसे ये बात हम दूसरे चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, गवर्नमेंट क्या करेगा, इन चैप्टर्स को, इन शेयर्स को पहले सीज करेगा, सीज करने को उसे मार्केट में सेल कर देगा, सेल करके जो पैसा आएगा, इस शेयर के डिस्पोजल से जो पैसा आएगा उसे कहां ट्रांसफर करते हैं, आईपीएफ में करते हैं, राइट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कब क्या है, मैं पूरा सेक्शन 38 को रिकॉल करवा देता हूं। सेक्शन 38 क्या बोलता है कि सर किसी भी पर्सन को फेक नाम पे या मल्टीपल नाम पे या नाम और सरनेम पे किसी भी कॉम्बिनेशन पे मल्टीपल एप्लीकेशंस पे पैसे नहीं लगाने हैं। अगर तुमने मल्टीपल एप्लीकेशन से पैसे लगाया तो गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है कि वो तुम्हारा एप्लीकेशन ही कैंसिल कर सकती है। एंड अगर तुम्हारे को गलत नाम पे सिक्योरिटीज अलॉट भी हो गई तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि तुम्हारे सिक्योरिटीज को वो सीज करके डिस्पोज कर देंगे, और डिस्पोज करके जो पैसा आया वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा, शेयर भी गया, पैसा भी गया, वो पैसा कहां चले जाएगा, आईपीएफ में चले जाएगा। आर वी क्लियर? चलो, सेक्शन नंबर 39 बहुत इजी है, बुक के पेज नंबर 58 के अराउंड है। देखो यहां पे क्या बोला गया है कि जब भी बोनस शेयर्स अलॉट करते थे ना, तो फिर PAS3 में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता था, राइट। बट रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के साथ साथ यहां पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की कॉपी भी फाइल करनी पड़ती थी, करेक्ट। सो अब यहां अमेंडमेंट आया है कि जब भी बोनस शेयर्स अलॉट करोगे ना, आपको ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की कॉपी फाइल करने की नीड नहीं है, आप खाली ओनली PAS3 फाइल करो, राइट। एंड उसके बाद सेक्शन नंबर 41 जो पहले सिलेबस में नहीं था, ये बोलता है कि कंपनी ADR या GDR इशू कर सकता है आफ्टर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, राइट। ADR GDR पहले देखो हमारे इंडियन कंपनी के सिलेबस में नहीं था, फॉरेन कंपनी वाले चैप्टर में जरूर था ADR GDR IDR, राइट। हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इंडिया में पहला IDR इशू किया, राइट। सो लेट मी क्विकली टेल यू, जिन्होंने नहीं देखा या जिनको नहीं पता है, GDR IDR होता क्या है। देखिए क्या होता है, लेट्स से इंडिया की एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसे यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स लिस्ट करने हैं, तो वो करने तो अलाउड नहीं है। ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी एक बैंक को पकड़ेगी, लेट्स से HDFC को ये कंपनी अपने शेयर्स दे देगी, राइट। अब HDFC इंडिया क्या करेगा, HDFC इंडिया HDFC USA को इन्फॉर्म करेगा कि हमारे पास रिलायंस के लेट्स से 10,000 शेयर्स हैं,
तुम उन्हें अपनी तरफ से स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दो। अब अपनी तरफ से HDFC यूएस जब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करेगा ना, तो वो शेयर्स नहीं कर सकता, वो इन शेयर्स का डिपॉजिटरी रिसीट्स रजिस्टर करेगा। क्लियर है? पूरे दुनिया में 3 ही डिपॉजिटरी रिसीट्स होती है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट और इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट में क्या होता है, इंडियन कंपनी को यूएस के एक्सचेंज में शेयर रजिस्टर करने हो, सॉरी सिक्योरिटीज रजिस्टर करनी हो, तो हम डिपॉजिटरी रिसीट के थ्रू कर सकते हैं, राइट। इंडियन कंपनी को एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगर डिपॉजिटरी रिसीट इशू करना हो तो कैसे करेंगे, GDR बोलते हैं उसको। और अगर फॉरेन की कंपनी को इंडिया में डिपॉजिटरी रिसीट इशू करना हो तो वो कैसा करेंगी, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, राइट। सो ये प्रोविजन क्या बोलता है सेक्शन 41 का, कि कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद, MGT 14 फाइल करने के बाद डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर सकता है किसी भी फॉरेन कंट्री में। ADR GDR इशू हम करेंगे, राइट। हम बताएंगे कि हमें इस कंट्री में ADR GDR लिस्ट कराना है। अभी क्लियर? ये थे हमारे छोटे छोटे अमेंडमेंट्स चैप्टर नंबर 3 के, राइट। नाउ चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 में बड़ा सिंपल सा अमेंडमेंट है। देखो क्या बोला था हमने कि प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं, जिन शेयर्स के साथ 2 कंडीशन अटैच्ड हो, 2 प्रेफरेंसेस हो। सबसे पहला क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का प्रेफरेंस और रिटर्न द इन्वेस्टमेंट का प्रेफरेंस, राइट। So it carries preferential right in respect to payment of dividend. It also carries preferential right in regard to repayment of capital. Simple language बोलूँ तो क्या है, preference share capital must have priority over both dividend as well as capital, right? So ये चीज तो यहाँ तक सेम है। उसके बाद एक एडिशनल नई लाइन ऐड हुई है कि रीपेमेंट करने पे जो प्रेफरेंस दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को, कितने अमाउंट तक प्रेफरेंस दिया जाएगा सर, तो जो आपका मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में बातें फाइनल हुई होगी ना, उस अमाउंट तक आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेट्स से आपके आर्टिकल्स में, आपके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि इन प्रेफरेंस शेयर्स पे प्रीमियम पे किया जाएगा रिडेम्पशन में, तो अभी रिडेम्पशन के पास किस अमाउंट का प्रेफरेंस मिलेगा आपको, सर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, दोनों के पेमेंट के लिए आपको प्रेफरेंस मिलेगा, राइट। बट ये कब मिलेगा, अगर आपके मेमोरेंडम में प्रीमियम के बारे में लिखा हुआ है तो, राइट। बट अगर आपके मेमोरेंडम आर्टिकल में प्रीमियम के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स नॉर्मल विदाउट प्रीमियम के डिविडेंड नॉर्मली पे करेगी, और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे भी विदाउट एनी प्रीमियम पेमेंट किया जाएगा। तो मैंने क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या अमेंडमेंट आया है कि सर पहले की तरह अभी भी कंडीशन सेम है कि कोई भी कंपनी को अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू करना है तो 2 प्रेफरेंस रखने पड़ेंगे, डिविडेंड के पेमेंट पे और वाइंडिंग अप के टाइम पे कैपिटल के रीपेमेंट पे, राइट। अब बस यहाँ पे एक लाइन ऐड हो गई है कि वाइंडिंग अप के टाइम पे आपको अगर प्रीमियम पे किया जाएगा, ऐसा बात आपके आर्टिकल्स में मेंशन है कि 100 रुपए का शेयर फेस वैल्यू था, वाइंडिंग अप रीपेमेंट के टाइम पे 105 रुपीज रीपेमेंट करेंगे, राइट। So, अब अगर वाइंडिंग अप हो जा रहा है, रीपेमेंट का टाइम आने से पहले, टेन्योर 20 साल का खत्म होने से पहले अगर वाइंडिंग अप आ जा रहा है, तो वाइंडिंग अप के टाइम पे सिर्फ 100 नहीं, पूरा प्रीमियम के साथ 105 रुपए रीपेमेंट करने का प्रेफरेंस है आपके पास, करेक्ट। अब एक बात और लिखी हुई है यहाँ पे, सिंपल वर्ड्स पहले अगर देख लेते हैं कि देखो, इन सिंपल टर्म्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मस्ट हैव प्रायोरिटी ओवर बोथ रिगार्ड्स टू डिविडेंड एज वेल एज कैपिटल, दोनों के ऊपर प्रेफरेंस होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कैन बी इधर विद प्रीमियम अगर मेमोरेंडम आर्टिकल्स में लिखा हो, या फिर विदाउट प्रीमियम अगर मेमोरेंडम आर्टिकल्स में नहीं लिखा हो। तो कोई बड़ा अमेंडमेंट नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, राइट। बट अभी देखो एक चीज मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट कंपनी और स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी, सब प्राइवेट कंपनी सब तरह की, स्पेसिफाइड IFSC कंपनी कौन सी, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, स्पेसिफाइड IFSC सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वाली। अगर वो चाहे तो अपने आर्टिकल्स में प्रोवाइड कर सकती है फॉर सम एग्जेम्पशन। सर एग्जेम्पशन मतलब कि अगर ये चाहे तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है जिसमें 2 नहीं सिर्फ एक प्रेफरेंस है। हो सकता है रिटर्न ऑन का प्रेफरेंस हो सकता है रिटर्न दा का प्रेफरेंस हो, दोनों की जगह सिर्फ एक प्रेफरेंस वाले
प्रेफरेंस शेयर्स भी प्राइवेट कंपनी या स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी इश्यू कर सकती है, राइट। बस ध्यान रखना है कि अगर ये प्राइवेट कंपनीज है ना, अगर ये प्राइवेट कंपनीज है तो इनमें डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने का या एनुअल रिटर्न फाइल करने का, राइट। ये पुराना प्रोविजन था। अब इसमें अमेंडमेंट क्या आया है कि ये जो लाइन थी, इफ देयर इज नो डिफॉल्ट कमिटेड अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, ये लाइन हटा दी गई है। इसका मतलब क्या हो सकता है, का मतलब कि अगर तुमने डिफॉल्ट किया हो या ना किया उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इवन तो तुमने डिफॉल्ट किया हो और तुम्हारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी एक प्रेफरेंस वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू कर सकती है, देन इवन दो आपने डिफॉल्ट किया है, हम एक प्रेफरेंस वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू कर देंगे। पहले नहीं कर सकते थे, पक्का। उसके बाद सेक्शन नंबर 47, सेक्शन नंबर 47 बुक में अराउंड पेज नंबर 77, देखो यहां पे क्या बोला गया है। यहां पे भी यहां पे भी ये सेम चीज रिमूव करा गया है कि पहले क्या था, सेक्शन 47 क्या बोलता था कि प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशन मिलेगा अगर उसने डिफॉल्ट नहीं किया इन फाइलिंग स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर 130 अंडर 137 एंड रिटर्न अंडर 132। अब यहां से ये रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। प्राइवेट कंपनी को आर्टिकल्स डायरेक्टली एग्जेम्पशन दे सकता है विदाउट एनी चेकिंग ऑफ कंडीशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, करेक्ट। सर तो ये सेक्शन 47 में है क्या? अरे सेक्शन 47 में वोटिंग राइट्स है। कि याद करो, प्राइवेट कंपनी के पास पावर है कि वो अपने कंपनी के लिए स्पेशल तरह के वोटिंग राइट्स रख सकते हैं, जैसे चाहिए क्रिएटिव वोटिंग राइट्स रख सकते हैं। बट कब रख सकते थे? अगर उन्होंने 137 और 92 सेक्शन में कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो। बट अब ये लाइन को हटा दिया गया। इसका मतलब क्या है कि अब अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने 137 या 92 में डिफॉल्ट भी किया हो तो भी अगर आर्टिकल्स में प्रोवाइडेड है तो वो प्राइवेट कंपनी को स्पेशल वोटिंग राइट्स मिल सकते हैं, करेक्ट। तो ये थे हमारे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के अमेंडमेंट्स, राइट। अब हमें चैप्टर 7 के अमेंडमेंट्स देखने, ध्यान से देखना। सेक्शन नंबर 89, ये किसकी बात करता है सर? ये बात करता है बेनिफिशियल ओनर्स की। इसमें रूल 9 में, जो आपको बुक में अराउंड पेज नंबर 142 के आसपास मिलेगा, एक बात बोली गई है कि हर कंपनी के जो रजिस्टर्ड ओनर होंगे वो कंपनी को एक फॉर्म फाइल करेंगे MGT4, जिसमें वो बताएंगे कि भाई इन शेयर्स पे मैं सिर्फ नाम का ओनर हूं, मेरे को इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। एट द सेम टाइम जो बेनिफिशियल ओनर है वो MGT5 में डिटेल्स फाइल करेंगे कि भाई देखो ये जो शेयर्स है ना, जिनके ऊपर वो MGT4 में बताया है कि वो रजिस्टर्ड ओनर है, उसको बेनिफिट नहीं मिलता, तो इन शेयर्स पे बेनिफिट मुझे मिलता है, पर ये शेयर्स मैं मेरे नाम पे रजिस्टर करा के होल्ड नहीं करता हूं, राइट। और कंपनी क्या करेगी फिर? MGT4 और 5 में डिटेल्स है, ये ROC को फाइल कर देगी, करेक्ट। यही प्रोविजन था यहाँ पे। सो ये रूल नंबर 9 में ये तीन सब रूल्स हुआ करते थे कि MGT4 रजिस्टर्ड ओनर कंपनी को फाइल करेगा, MGT5 बेनिफिशियल ओनर कंपनी को फाइल करेगा, और फिर MGT6 कंपनी ROC को फाइल कर देगी, राइट। इतना ही हुआ करता था सेक्शन 89 के अंदर, रूल नंबर 9। बट अब रूल नंबर 9 में ये तीन सब रूल के अलावा कुछ सब रूल ऐड हो गए हैं। कि देखो, सबसे पहले बोला गया है कि हर कंपनी को एक पर्सन डेजिग्नेट करना पड़ेगा जो कंपनी की तरफ से कोऑर्डिनेटर होगा फॉर मैटर्स रिलेटेड टू बेनिफिशियल ओनरशिप। यानी गवर्नमेंट को या किसी भी और पर्सन को कंपनी से बेनिफिशियल ओनरशिप से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी करना है तो पर्सन इंचार्ज कोऑर्डिनेटर कौन होगा? एक पर्सन होगा जिसको कंपनी डेजिग्नेट करके रखेगी, बताएगी क्या आपको हमारे कंपनी में बेनिफिशियल ओनरशिप से रिलेटेड कुछ पूछना है, इस पर्सन से पूछ लीजिए, करेक्ट। कंपनी किसको किसको ऑथोराइज कर सकती है? कंपनी एक कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज कर सकती है। कंपनी सेक्रेटरी अगर नहीं है कंपनी में तो फिर इफ देयर इज नो CS तो फिर किसी भी दूसरे KMP को ऑथोराइज कर सकती है। ध्यान समझना, ये प्रायोरिटी वाइज है।
ये प्रायोरिटी वाइज है। फर्स्ट प्रायोरिटी कंपनी सेक्रेटरी को मिलेगी। अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो उसी को ऑथोराइज करना पड़ेगा, ही विल बी द पर्सन हु विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द कोऑर्डिनेशंस। बट अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया गया है, केएमपी को दिया गया है। और अगर केएमपी और कंपनी सेक्रेटरी दोनों ही नहीं है कंपनी में तो फिर एवरी डायरेक्टर, सर किसी एक को बना दे, नहीं 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 नहीं, एक नहीं, क्या बोला मैंने, एवरी, एक डायरेक्टर सेलेक्ट नहीं करना है, एवरी डायरेक्टर इज द पर्सन हु इज इन चार्ज फॉर कोऑर्डिनेशन, राइट। सो अभी क्या देखा हमने, सब रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि हर कंपनी को एक पर्सन असाइन करना पड़ेगा हु विल बी कंसिडर्ड एज कोऑर्डिनेटर फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप, राइट। कंपनी किसको ऑथोराइज कर सकती है, सबसे पहला प्रेफरेंस सीएस को, सीएस नहीं है कंपनी में तो केएमपी, और केएमपी भी नहीं है तो सारे के सारे डायरेक्टर्स क्या बन जाएंगे, पर्सन इन चार्ज फॉर कोऑर्डिनेशन, राइट। क्लियर है। अब ये नया प्रोविजन आया है तो इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जब तक कंपनी किसी भी पर्सन को ऑथोराइज नहीं कर देती उस दिन तक कोऑर्डिनेटर का काम कौन पूरा करेगा, यही पूरा करेंगे सेम सीक्वेंस में, सीएस पूरा करेगा और सीएस नहीं है तो मैनेजिंग डायरेक्टर पूरा करेंगे, और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो एवरी डायरेक्टर, करेक्ट। सो हमको किसको अपॉइंट करना है सर, सबसे पहला सीएस को, सीएस नहीं है तो केएमपी को, केएमपी नहीं तो एवरी डायरेक्टर वुड बी रिस्पॉन्सिबल, राइट। एंड जिस दिन तक हम ये अपॉइंट नहीं करते तब तक हमारे पास कोऑर्डिनेटर का काम कौन करेगा, सर सीएस होगा तो ऑटोमेटिकली सीएस करेगा, सीएस नहीं होगा तो मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा, और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होगा देन एवरी डायरेक्टर। क्लियर है। इसके अलावा सब रूल नंबर 7 बोलता है कि कंपनी को अपने एनुअल रिटर्न में इस डेजिग्नेटेड पर्सन के बारे में इंफॉर्म भी करना पड़ेगा कि हमारी कंपनी का डेजिग्नेटेड पर्सन कौन है। क्लियर, पक्का। एंड जब भी आपका डेजिग्नेटेड पर्सन आप चेंज कर रहे हो तो आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इन्फॉर्म नंबर GNL2, करेक्ट। इतनी बातें क्लियर है हमें, इतनी बातें क्लियर होगी, राइट। चलो, ये थे हमारे छोटे से अमेंडमेंट फॉर चैप्टर नंबर 7, राइट। चैप्टर नंबर 7 में एक ही अमेंडमेंट है, मैं फटाक से रिकॉल करा देता हूँ कि सर हर कंपनी को एक कोऑर्डिनेटर असाइन करना पड़ेगा हु वुड बी पर्सन इन चार्ज फॉर व्हाट, फॉर मैटर्स रिलेटेड टू बेनिफिशियल ओनरशिप, राइट। हम किसको बना सकते हैं पर्सन इन चार्ज फॉर मैटर्स रिलेटेड टू बेनिफिशियल ओनरशिप, सर या तो कंपनी सेक्रेटरी को या केएमपी को, या फिर अगर केएमपी नहीं है कंपनी में तो सारे डायरेक्टर्स पर्सन इन चार्ज बन जाएंगे। जब तक आप अपॉइंट नहीं करें तब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन प्ले करेगा, ट्रांजिशन फेज में टेम्पररी कौन प्ले करेगा, सर कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजिंग डायरेक्टर, और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो फिर सारे के सारे डायरेक्टर्स, राइट। कंपनी को एनुअल रिटर्न में इस पर्सन कोऑर्डिनेटर का नाम बताना पड़ेगा, एंड जब भी कोऑर्डिनेटर चेंज करोगे आरओसी को GNL2 में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, करेक्ट। अब चलते हैं आगे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये सुन के आपको बहुत मजा आएगा। चैप्टर 8 ऑडिटर्स में जो एक कॉन्सेप्ट था सेक्शन नंबर 148 यानी कि कॉस्ट ऑडिट, इसका सिलेबस रिड्यूस हो गया है। यहां पे 2 पार्ट पहले पढ़ना पड़ता था, कॉस्ट रिकॉर्ड्स और कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में बहुत सारे प्रोविजंस यहां पे रिमूव कर दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले कॉस्ट रिकॉर्ड वाला प्रोविजन सेम है कि कॉस्ट रिकॉर्ड आपको बनाना पड़ेगा रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड के हिसाब से, राइट। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब ये जो इतना बड़ा प्रोविजन कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड था, इसको हटा दिया गया। ये देखिए रूल 4 ये पूरा काट दिया मैंने। सिर्फ एक छोटी सी बात लिखी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस भी कंपनी के ऊपर नेसेसरी लगेगा कि इस कंपनी से कॉस्ट ऑडिट करवाना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर कॉस्ट ऑडिट करवाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट उन कंपनी से कॉस्ट ऑडिट करवा लेगा। ध्यान रखना, जो आपके पास सेक्शन 148 में कॉस्ट ऑडिट होगी दैट वुड बी इन एडिशन टू द स्टैट ऑडिट। 143 में स्टैट ऑडिट होती है, उसके अलावा कॉस्ट ऑडिट होगी, राइट। उसके बाद इतना बड़ा पैराग्राफ कॉस्ट ऑडिट के बारे में आपको नहीं पढ़ना। आइडियली आपको क्या करना चाहिए, सेक्शन 148 ना आप अपने बुक से पढ़ो ही मत, सेक्शन 148 से इसी शीट से पढ़ो, जो अमेंडेड वाला पोर्शन है सिर्फ यही पढ़ो, राइट। इसमें जो मैंने ऐसे रेड से स्ट्राइक ऑफ किया है, यानी कि जो रेड वाला पोर्शन यानी हट गया आपका, रिमूव हो गया, स्ट्राइक ऑफ किया है, वो नहीं पढ़ना। उसके अलावा सब पढ़ना है कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। पहले कैसे था, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया, फिर अगर आप एक कुछ क्राइटेरिया, कुछ टर्नओवर अगर आपका एक्सीड हो गया तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया तो कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। वैसा नहीं है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना अलग रिक्वायरमेंट है, कॉस्ट ऑडिट अलग रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट रिकॉर्ड आप मेंटेन करो, कॉस्ट ऑडिट तब कब करोगे, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉस्ट ऑडिट करवाने के लिए प्रिस्क्राइब किया है तो, करेक्ट।
कॉस्ट ऑडिट करेगा कौन? हु कैन बी कॉस्ट ऑडिटर? कॉस्ट ऑडिटर कैन बी एनी पर्सन हु इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसे बोर्ड अपॉइंट करेगा, जिसका सैलरी भी बोर्ड डिसाइड करेगा। ध्यान रखना, जिसको आपने सेक्शन 139 में स्टैट्यूटरी ऑडिटर डिसाइड किया है कंपनी का, जिसको आपने कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनाया है, वो पर्सन आपकी कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता। जो पर्सन स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो कॉस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता, राइट। अब उसके बाद देखो, इतना बड़ा प्रोविजंस जो था एग्जामिशन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट, ये सारी चीजें हट गई है। दिस इज द सीक्रेट अमेंडमेंट। कॉस्ट ऑडिट की जो रिपोर्ट होगी वो क्या होगा? वो सर, कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट क्या होगा? कॉस्ट ऑडिट का जो रिपोर्ट है दैट वुड बी सबमिटेड बाय ऑडिटर टू द कंपनी। फिर कंपनी उसे 30 डेज के अंदर आरओसी के पास सबमिट कर देगा। दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबमिट कर देगा अलॉन्ग विद फुल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑन द रिजर्वेशंस की। जो भी रिमार्क्स ऑडिटर ने दिए हैं उसके ऊपर मैनेजमेंट का जो भी कमेंट है उसके साथ 30 डेज के अंदर गवर्नमेंट को सबमिट कर देंगे, करेक्ट। बस इतना सही पढ़ना है। और अगर कॉस्ट ऑडिट में कोई भी डिफॉल्ट हुआ तो सेक्शन 147 की पेनल्टी लग जाएगी। एंड जो भी आपके फॉर्म नंबर्स थे कॉस्ट ऑडिट वाले, CRA 1, CRA 2, CRA 3, CRA 4, ये सब अब आपको नहीं पढ़ने, ये रिमूव कर दिए गए सिलेबस से। सो कॉस्ट ऑडिट का मेजर रिक्वायरमेंट सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। आप यहां से ही कॉस्ट ऑडिट को पढ़ना और कहीं से मत पढ़ना, पक्का? चलो, इसके बाद द लास्ट अमेंडमेंट, चैप्टर 11, सेक्शन नंबर 380, बुक में अराउंड पेज नंबर 261। याद करो, फॉरेन कंपनी को 4 फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं, FC1, FC2, FC3, FC4। FC1 में क्या सर? FC1 में जब भी किसी फॉरेन कंपनी में इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस चालू किया, उसके 30 डेज के अंदर कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स आरओसी को बता देगा। FC2 में क्या बताएगा? FC1 में फाइल की हुई डिटेल्स में कुछ भी चेंजेस आया तो FC2 में इन्फॉर्म कर दो 30 डेज विद इन चेंजेस। FC4 में हम हमारे अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल करेंगे, और FC4 के साथ FC3 भी अटैच करेंगे, जिसमें क्या रहेगा? एक लिस्ट ऑफ ऑल द बिजनेसेस इन इंडिया रहेगा हमारा, करेक्ट। अब ये सारी चीजें हम फाइल कहां करते थे? वी वर फाइलिंग विद आरओसी हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर न्यू दिल्ली वाले आरओसी के पास फाइल करते थे। पर अब यहां पे कुछ अमेंडमेंट आया है, ध्यान सुनना। FC1 फाइल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई अथॉरिटी बनाई है, रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। यानी जो FC1 फाइल करते हैं, अब हमें आरओसी न्यू दिल्ली के पास फाइल नहीं करना है। फॉरेन कंपनी के FC1 को फाइल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई अथॉरिटी बनाई है, रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, RCRC। रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर RCRC के पास हमें फाइल करना है, पक्का? RCRC क्यों बनाया गया है? ताकि चीजें थोड़ी स्पीडी मैनर में हो। आरओसी न्यू दिल्ली के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम थे, तो जो फॉरेन कंपनी को इंडिया में बिजनेस करना है उनके डॉक्यूमेंट्स टाइम पे फाइल हो सके और गवर्नमेंट से जो भी कम्युनिकेशन कंपनीज को जाना है वो टाइमली जा सके, इसके लिए RCRC को डेवलप किया गया है। बट इट इज टू बी नोटेड, ध्यान रखना, एग्जाम में MCQ में आ सकता है इस बार, बिकॉज यहां से गड़बड़ होने की चांसेस है। FC1 RCRC के पास फाइल होगा, FC1 RCRC के पास फाइल होगा, बट FC2, FC3, FC4 ये तीनों आज भी ROC न्यू दिल्ली के पास फाइल होगा। जो अमेंडमेंट आया है वो सिर्फ FC1 के लिए आया है। आई होप वी आर क्लियर। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, सिंस इसी अटेम्प्ट में अमेंडमेंट आया है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एग्जाम में अगर MCQ में पूछा जाए FC1 के बारे में तो उसमें आपको RCRC का ऑप्शन ही ना दे। सर उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन में जो हमारा पुराना आंसर था ROC न्यू दिल्ली, इसी को टिक मार के आएंगे। करेक्ट हो सकता है ICI कोई अपने पुराने RTP, पुराने MTP, पुराने पास्ट ईयर पेपर से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करे एंड वहां पे गलत ऑप्शन आ जाए। सो हम सही, हमारे को अगर वहां पे भी रहा गलत ऑप्शन आ गया, RCRC का ऑप्शन नहीं आया, तो हम ROC न्यू दिल्ली टिक करेंगे। बट अगर RCRC और ROC न्यू दिल्ली दोनों ऑप्शन है तो हम किसको टिक करेंगे? RCRC को टिक करेंगे, करेक्ट। सो बस यही थे हमारे थोड़े से अमेंडमेंट्स जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, राइट। ये पूरा नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप ये टेलीग्राम चैनल लॉ विद सौरभ झा ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर आप यहाँ से स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरे पढ़ाई में कहीं पे कोई भी डाउट हो, यू कैन ड्रॉप मी व्हाट्सएप ओवर दिस नंबर, राइट। पढ़ते समय लॉ में कहीं पे कोई भी क्वेरी आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा
यूट्यूब पे कनेक्ट हो जाइए, बिकॉज बहुत सारे अपडेट्स आपके एग्जाम्स के यूट्यूब पे आने वाले, राइट? चलो फिर, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र.